शुभाशीष बच्चों, कक्षा 7 की सामाजिक विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से नागरिक शास्त्र के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है न्यायपालिका, न्याय प्रदान करना। इस पाठ को बच्चों हमने 2 भागों में बांटा है और आज हम इस पाठ के पहले भाग का अध्ययन करेंगे और उस भाग में हम कोर्ट कचहरी और न्याय के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज हम कोर्ट कचहरी और न्याय के बारे में जानेंगे। कल्लूराम और परशुराम का झगड़े के बारे में समझेंगे। FIR क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। जुर्म की छानबीन और गिरफ्तारी के बारे में अध्ययन करेंगे। जमानत और पेशी दर पेशी के बारे में विस्तार से जानेंगे। दीवानी और फौजदारी के मामलों का अध्ययन करेंगे। कोर्ट कचहरी और न्याय। बच्चों, आपने कोर्ट कचहरी और न्याय जैसे शब्दों को पहले भी सुना होगा। आपने अपने आसपास झगड़ा होते हुए भी देखा होगा और आपने यह भी देखा होगा कि कुछ झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब मार पिटाई भी होने लगती है उन झगड़ों में। और जब ऐसे झगड़े होते हैं तो उनकी थाने में रपट लिखाई जाती है। जब थाने में रपट लिखाई जाती है तो उस झगड़े का जो फैसला है वो कोर्ट और कचहरी के द्वारा होता है। अब बच्चों, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और वो कहानी है कल्लूराम और परशुराम के झगड़े की। कल्लूराम और परशुराम का झगड़ा। कल्लूराम और परशुराम दोनों किसान थे और उन दोनों के जो खेत थे वो एक दूसरे से लगे हुए थे। दोनों के खेत के बीच में मेड़ थी। एक दिन क्या हुआ, परशुराम अपने खेत की मेड़ को ठीक कर रहा था और ठीक करते करते उसने मेड़ को कल्लूराम के खेत की तरफ खिसका दिया। अब ये तीसरा साल था कि परशुराम मेड़ को खिसका रहा था कल्लू के खेत में। कल्लूराम को यह बात पता भी नहीं चली और जो खेत की जो मेड़ थी वो एक हाथ खिसक गई। एक दिन कल्लूराम खेत में हल जोत रहा था और वो जब हल जोत रहा था तो उसको कुछ गड़बड़ लगी। उसको याद आया कि जब वो पहले खेत को जोतता था तो खंबे तक जाते थे, अब क्या है, एक हाथ पहले ही रुक जाते हैं। उसको समझ में आ गया कि परशुराम ने मेड़ को खिसकाया है। कल्लूराम अपने घर गया और उसी रात को अपने भाई काशी और उसके बेटे रेवा के साथ मिलकर मेड़ को खोदा और वापस वहीं खिसका दिया जहां पर मेड़ पहले ही थी। अब क्या हुआ, परशुराम कल्लूराम के घर लाठी लेके आ धमका और झगड़ा करने लगा, मारपीट करने लगा। अब जब झगड़ा होने लगा तो जो गांव का चौकीदार था वो भी वहां आ गया और गांव के लोग भी झगड़े का बीच बचाव करने के लिए आ गए कि जिससे कि झगड़ा आगे ना बढ़े। अब कल्लू को बहुत चोटें आई थी तो कल्लू को काशी और रेवा पास के शहर में इलाज के लिए ले गए। अस्पताल में कल्लू का इलाज कराया गया और चूंकि कल्लू को चोटें आई तो उसको प्लास्टर भी चढ़ गया। अब थाने में रपट। सब लोग थाने पहुंचे और रेवा ने परशु के खिलाफ रपट लिखा दी। थानेदार ने कोरे कागज पर रपट को लिखा और मौके की जो पहली रपट होती है उसको FIR कहते हैं। रेवा ने रपट पर हस्ताक्षर किए और रिपोर्ट की एक प्रति मांगी, क्योंकि रिपोर्ट को जब रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाता है तो जो रिपोर्ट की जो एक प्रति होती है वो निःशुल्क दी जाती है। थानेदार का रिपोर्ट दर्ज करना और एक प्रति रेवा को देना।
FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब थाने में कोई भी रिपोर्ट लिखा सकता है और थाने में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी स्वयं लिखकर अपने हस्ताक्षर कर कर रिपोर्ट को दर्ज करा सकता है, जिसको FIR कहते हैं। FIR में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम, अपराध का समय और जो है गवाहों के नाम भी FIR में दर्ज होने चाहिए। जुर्म का जो ब्यौरा है वो स्टेशन हाउस रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। थानेदार के मना करने पर हम सीधे जो रिपोर्ट है वो पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट को दर्ज करा सकते हैं। रिपोर्ट को डाक के द्वारा भी भेजा जा सकता है। क्योंकि आजकल कंप्यूटर का जमाना है तो हम ऑनलाइन भी FIR को दर्ज करा सकते हैं। जुर्म की छानबीन। अब FIR की जांच करने के लिए दरोगा कल्लू के गांव पहुंचा और वहां पर उसने डॉक्टर की पर्ची देखी और पड़ोसियों से बातचीत की और कल्लू की पिटाई के बारे में दरोगा को यकीन हो गया कि कल्लू की पिटाई परशुराम ने की है। वह परशुराम के घर पहुंचा और उसको बताया कि गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में वह उसको गिरफ्तार कर रहा है। दरोगा का परशु को अपने साथ थाने ले जाना और पूछताछ करना। परशु ने कहा कि मैंने कल्लू की पिटाई नहीं की है। अब फिर गिरफ्तारी। किसी जुर्म में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे यह बताना जरूरी होता है कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को नहीं बताया जाता तो उस व्यक्ति का भी अधिकार है कि वो पूछे कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। बिना जुर्म बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है। गिरफ्तारी में क्या होता है? पूछताछ, सबूतों को नष्ट करना और दूसरा अपराध ना कर सके इसलिए गिरफ्तारी की जाती है। थाने में जबरदस्ती अपना जुर्म कबूल करने पर सजा नहीं है। मतलब अगर किसी की गिरफ्तारी हो गई तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको सजा हो गई। सजा जो होती है वो जुर्म को कचहरी में कबूल करे या मजिस्ट्रेट के सामने अगर व्यक्ति कबूल करता है तो उसमें मुकदमा चलता है और फिर सजा होती है। पुलिस का काम क्या होता है? जो मामला है उसकी छानबीन करना और जो सबूत उसे मिले हैं उसे कचहरी में पेश करना। जमानत। अब क्या हुआ? थानेदार का परशु को हवालात में बंद करना। थानेदार ने परशु को हवालात में बंद कर दिया तो परशु ने कहा कि उसे घर जाने दिया जाए। तो थानेदार ने परशु को बताया कि तुम्हारी अगर कोई जमीन जायदाद वाला व्यक्ति जिम्मेदारी ले और जमानत कराए तो तुम जमानत पर घर जा सकते हो, या फिर तुम्हारे पास कोई जमीन और जायदाद हो तो उसका बॉन्ड भर के भी तुम जमानत ले सकते हो। अब परशु ने क्या किया? परशु ने बताया कि उसके पास 8 एकड़ जमीन है तो 8 एकड़ जमीन का परशु ने बॉन्ड भर दिया। अगले दिन परशु की पेशी जो है कचहरी में हुई, यानी कचहरी में उसको बुलाया गया। दरोगा ने यह भी बताया कि वो अपने बचाव के लिए वकील भी कर सकता है। परशु ने अपनी 8 एकड़ जमीन का बॉन्ड भर दिया और अंत में परशु की जमानत होगी। लेकिन जमानत होने के बाद उससे यह कहा गया कि जब भी आपको थाने या कचहरी में बुलाया जाएगा तुम्हें उपस्थित होना पड़ेगा। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी जो जायदाद है उसको जब्त कर लिया जाएगा। पेशी दर पेशी। अब क्या हुआ? जमानत मिलने के बाद मुकदमा शुरू हुआ और कचहरी में मुकदमा शुरू हो गया। अब करीब 1 साल तक पेशी दर पेशी चलता रहा और परशुराम को अपने वकील को हर पेशी पे
फीस देनी पड़ती थी। साथ ही साथ आने जाने का जो खर्च था वो अलग से था और परसू के काम का भी नुकसान हो रहा था। दोनों पक्षों की गवाही और सबूतों को पेश किया गया। मजिस्ट्रेट का कुछ समय बाद फैसला आ गया और परसू को 4 साल की कैद हो गई। अब इस बात से परसू बहुत ही परेशान हो गया। तो परसू के वकील ने बताया कि हम सेशन कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, मतलब जिले के सेशन कोर्ट में भी हम अपने मुकदमे की अपील कर सकते हैं। सेशन कोर्ट में अपील की गई और सेशन जज ने परसू की सजा स्थगित कर दी। मतलब उस समय परसू को जेल नहीं जाना पड़ा। लेकिन क्या हुआ, सेशन कोर्ट में भी मुकदमा जारी रहा और दोनों पक्षों के सभी गवाहों को फिर से पेशी होना पड़ा, यानी उनकी पेशी दर पेशी लगी। 2 साल बाद सेशन जज का परसू की सजा को कम करने का फैसला आया। 2 साल लगे इस केस को चलते हुए और सजा फिर भी खत्म नहीं हुई, कम हो गई। उच्च न्यायालय में अपील। अब यह फैसला सुन के जो परसू था वो बिल्कुल ही हताश हो गया, परेशान हो गया। तो उसके वकील ने समझाया कि हम उच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं। हमारे प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर है, प्रयागराज में है। परसू ने अपने वकील को उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए फीस दी और परसू के वकील ने उच्च न्यायालय में अपील कर दी। कुछ समय बाद उच्च न्यायालय का भी फैसला आ गया। परसू जो था मुकदमा हार चुका था और सेशन जज द्वारा उसकी सजा को काटना पड़ा। आखिरकार इसमें यह हुआ कि परसू को जेल ही जाना पड़ा। दीवानी और फौजदारी के मामले। अब चूंकि उच्च न्यायालय में जब उसका फैसला आया तो परसू जो है बहुत ही हताश हो गया। उसने अपने वकील से कहा कि कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम कल्लू राम को कुछ पैसे दे दें और इस मामले को खत्म कर दें, क्योंकि अगर मैं इतने साल जेल में रहूंगा तो मेरी खेती का क्या होगा। तो उसके वकील ने समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने मार पिटाई की थी तो तुम पर फौजदारी का मामला बनता है। अब दीवानी और फौजदारी के मामले क्या होते हैं, इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जब कोई जमीन जायदाद के झगड़े या मजदूरी मालिक के बीच मजदूरी के झगड़े के लिए व्यापार आदि के झगड़े होते हैं तो दीवानी मामले में दर्ज कराए जाते हैं। जैसे परसू की मेड़ का झगड़ा था, परसू ने मेड़ को खिसका दिया था, तो वो जो मामला था वो था दीवानी का मामला। उस पर दीवानी का मुकदमा चलाया जा सकता है और इसमें कैद की सजा नहीं होती। नुकसान का मुआवजा दिया जा सकता है या संपत्ति लौटाई जा सकती है। अब फौजदारी के मामला, ऐसा अपराध जो मारपीट से संबंधित होता है, जैसा कि परसू ने कल्लू राम के साथ किया। कल्लू राम के साथ उसने क्या किया, एक तो मेड़ को भी खिसका दिया और साथ ही साथ उसके घर आकर उसको पीटने भी लगा। तो ऐसा मामला फौजदारी का मामला कहलाता है। जैसे मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाएं बनाना, ये सब जो है फौजदारी के मामले हैं। इसमें जुर्म साबित होते ही जेल जाने की सजा अवश्य होती है। अब परसू के वकील ने उसको विस्तार से दीवानी के मामले और फौजदारी के मामलों के बारे में समझाया और परसू ने कल्लू के साथ मारपीट की थी और उसका जो मुकदमा था वो फौजदारी का मुकदमा था, तो उसे जेल ही जाना पड़ा। भाग का सारांश, कल्लू और परसू का झगड़ा। अब क्या हुआ, हमने क्या जाना कि
कल्लू राम का और परशुराम का झगड़ा हुआ था। और झगड़ा किस लिए हुआ था? खेत की मेड़ को खिसकाने को लेकर। और परशुराम ने कल्लू राम के साथ झगड़ा किया और मारपीट हुई। थाने में रपट लिखाई गई, परशुराम के खिलाफ रपट लिखाई गई। और पहली रपट जो होती है, यानी कि मौके की पहली रपट जो होती है, वो FIR कहलाती है। जुर्म की छानबीन हुई और दरोगा द्वारा गांव में जांच की गई। जब दरोगा ने गांव में जांच की और क्या हुआ? परसू की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद परसू ने जमानत के लिए अपनी 8 एकड़ जमीन के लिए बॉन्ड भरा, यानी कि हवालात में परसू ने जमानत के लिए बॉन्ड। और बॉन्ड कौन भर सकता है? जिसके पास जमीन और जायदाद हो। परसू की जमानत 8 एकड़ बॉन्ड को भरने पर हुई। फिर क्या हुआ? कचहरी में मुकदमा चला, क्योंकि फैसला नहीं हुआ था, मुकदमा चला था। तो कचहरी में मुकदमा चला और पेशी दर पेशी होती रही। फैसले में परसू को 4 साल की कैद हो गई। फिर क्या हुआ? सेशन कोर्ट में अपील कर गई। जब सेशन कोर्ट में अपील की तो सजा स्थगित कर दी। सेशन कोर्ट ने उसकी सजा को स्थगित कर दिया, मतलब कि तुरंत जेल नहीं जाना पड़ा। सेशन कोर्ट में मुकदमा जारी हुआ। फिर सेशन कोर्ट के जज का भी फैसला आ गया और सेशन कोर्ट के जज ने सजा को कम कर दिया। उच्च न्यायालय में अपील हुई और उच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आया और परसू की हार हुई और उसे अंत में जेल ही जाना पड़ा। आज हमने क्या जाना बच्चों? आज हमने जाना कि कोर्ट, कचहरी और न्याय के बारे में, कल्लू राम और परशुराम का झगड़ा समझा, FIR क्या होती है उसके बारे में जाना, जुर्म की छानबीन और गिरफ्तारी के बारे में जाना, जमानत और पेशी दर पेशी के बारे में समझा, दीवानी और फौजदारी के मामलों का अध्ययन किया। प्रश्नोत्तरी बच्चों, अब समय है गतिविधि करने का और हम जानते हैं कि आपको गतिविधि करने में बहुत ही मजा आता है। तो ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप हमें अपने अनुमान लगा के और जितना आपने इस पाठ में जाना है उसके आधार पर देंगे। पहला प्रश्न है, कल्लू की मेड़ किसने खिसकाई? ये तो सभी जानते हैं, कल्लू की मेड़ परसू ने खिसकाई थी। थाने में परसू के खिलाफ रपट किसने लिखवाई? थाने में परसू के खिलाफ रपट किसने लिखवाई थी? बिल्कुल सही समझे, रेवा ने थाने में परसू के खिलाफ रपट लिखाई थी। मौके की पहली रपट को क्या कहते हैं? मौके की पहली रपट को बिल्कुल सही अनुमान लगाया, FIR कहते हैं। जुर्म का जो ब्यौरा है वो किस में दर्ज होता है? बिल्कुल सही अनुमान लगा रहे हो बच्चों, स्टेशन हाउस रजिस्टर में जुर्म का जो ब्यौरा है वो दर्ज होता है। अब ये है FIR की जांच करने कौन आया? ये तो सबको ही पता है, हम जानते हैं, दरोगा आया था, बिल्कुल सही। और जमानती बांड के लिए क्या जरूरी है? सोचो सोचो बच्चों, अभी तो हमने आपको बताया है। बिल्कुल सही समझे हो बच्चों, जमीन और जायदाद का होना। परसू ने जब मेड़ खिसकाई तो वो मामला किसका है? बिल्कुल सोचिए सोचिए, जल्दी से सोचिए, वो मामला दीवानी का था, बिल्कुल सही बोला बच्चों। और परसू ने जब कल्लू को पीटा था तो वो मामला कौन सा था? बिल्कुल सही बोला बच्चों, वो मामला फौजदारी का था। तो बच्चों ये तो थी प्रश्नोत्तरी। अब कुछ गृह कार्य है, यानी कि अभ्यास कार्य, और इस अभ्यास कार्य को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। इसमें पहला प्रश्न है, FIR कहां और कहां पर, FIR कहां और कब दर्ज किया जाता है? ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है, गिरफ्तारी और सजा में क्या अंतर है? इसका प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको। और तीसरा प्रश्न है, जमानत किस प्रकार से दी जाती है? और चौथा प्रश्न है, फौजदारी और दीवानी के मामलों में क्या अंतर होता है? तो यह चारों प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। आपको, मैं आशा करती हूं कि आपको ये पाठ समझ में आ रहा होगा, तो ये प्रश्नों के उत्तर भी आपको जल्दी से समझ में आ गए होंगे। अब कुछ प्रोजेक्ट कार्य है। प्रोजेक्ट कार्य में आपको
समूह गतिविधि करनी है। अपने शिक्षक के साथ इस पाठ के आधार पर मुकदमे पर एक नाटक करिए और कल्लू, परसू, मजिस्ट्रेट और गवाह मुख्य पात्र होंगे। कहानी को एक बार ध्यान से पढ़कर सभी पात्र अपने संवाद को याद कर लें। परसू के वकील और सरकारी वकील को सवाल जवाब ठीक से तैयार करने पड़ेंगे। और नाटक में क्या होगा? नाटक में मजिस्ट्रेट को अपना फैसला सुनाना होगा। जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई है, मतलब कि आपको इसी कहानी के आधार पर एक समूह गतिविधि करनी पड़ेगी और आपको ये पाठ उस गतिविधि से अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। तो बच्चों, आशा करती हूं कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अब हम आपको अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद बच्चों।